नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी देश, किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री हिरासत में कामकाज कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, जो इन दिनों ईडी की हिरासत में है और लगातार जेल से काम करने का दावा किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल लगातार हिरासत से ही सरकार चलाएंगे। आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहला बार ऐसा हुआ है कि कोई सिटिंग सीएम जेल में है और उसको सीधे तौर पर उससे सरकार वो चला रहा है। जबकि ऐसे कई मुख्यमंत्री रहे जो अलग अलग मामलों में गिरफ्तार तो हुए, लेकिन गिरफ्तार होने के पहले उन्होंने या तो इस्तीफा दे दिया या फिर अपने आप को अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया और किसी और के हवाले वो मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। लेकिन अभी तक ये पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री सिटिंग है और वो हिरासत में है, जेल में है। इसीलिए अब ये दावे किए गए कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है वो जेल से चल रही है। कुछ लोगों को अगर याद करें तो आपको याद होगा, हाल ही में एक नाम आया था हेमंत सोरेन का। उनका नाम जैसे ही आया, झारखंड के मुख्यमंत्री थे, ईडी ने उनसे पूछताछ की, लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी तय हो गई तो उन्होंने औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने साफ साफ कहा कि वो गिरफ्तार हो या फिर हिरासत में रहे, सरकार तो वो जेल से ही चलाएंगे। लेकिन ये कितना व्यावहारिक कदम है, इस पर आज रात हम खास बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री निवास के घेराव के लिए मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने सबको हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर प्रधानमंत्री निवास के आसपास के कई मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट भी बंद रही। मार्च नहीं हो पाया। कोई बात नहीं जी, हमने जो अपनी बात रखनी थी रख दी। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। मार्च नहीं हो पाया आप लोगों का। पुलिस डरती है अरविंद केजरीवाल से। वो डरती है कि अरविंद केजरीवाल के लोग आवाज उठाएंगे और मोदी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। एक ऐसे नेता है अरविंद केजरीवाल जिनसे आज पूरा मोदी की सरकार, सारी संस्थाएं डरती है। इसलिए उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। उधर जवाब में बीजेपी के भी सैकड़ों नेता कार्यकर्ता आज अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। बीजेपी ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम से मार्च निकालकर दिल्ली सचिवालय तक जाने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस ने सबको पहले ही रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को काबू करने और तितर बितर करने के लिए पुलिस को पानी की बौछारों का भी इस्तेमाल करना पड़ा। दिल्ली का मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान भ्रष्टाचारी जिसने दिल्ली के पैसों की चोरी की है, उसे तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस मांग को लेकर हम दिल्ली सचिवालय जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है जेल से सरकार चलाएंगे। देखिए, जेल से सरकारें नहीं चलती, गैंग चला करते हैं, गिरोह चलते हैं। इन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है। आज इनको पानी की चिंता हो रही है। 8-9 साल से दिल्ली के लोग गंदा पानी पी रहे, पानी आ नहीं रहा। आज ये चिट्ठी लिख रहे हैं। पानी और मेडिसिन को लेकर आदेश जारी। अरे नकली दवाइयां देने वाला अरविंद केजरीवाल, लोगों को मारने वाला अरविंद केजरीवाल, वो क्या स्वास्थ्य की चिंता करेगा। तो बीजेपी की मांग है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, लेकिन आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। बल्कि आम आदमी पार्टी नेताओं का कहना है कि जब उसे शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका हुई थी तो उसने दिल्ली की जनता के बीच एक तरीके का जनमत संग्रह कराया, सर्वे कराया, और इसमें भी यही आया कि अरविंद केजरीवाल को जेल से ही सरकार चलानी चाहिए, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल को 21 मार्च की रात प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार किया था और आम आदमी पार्टी के मुताबिक गिरफ्तार होने के बाद से वो अब तक दिल्ली सरकार चलाने से जुड़े जो आदेश अपने मंत्रियों को दे चुके हैं, वो कम से कम 2 आदेश ऐसे हैं। आपके मुताबिक पहला आदेश 24 मार्च को सामने आया। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने अरविंद केजरीवाल का
वो आदेश दिखाया भी और कहा कि केजरीवाल ने आने वाली गर्मियों में दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं को हल करने के जेल से निर्देश दिए हैं। आतिशी के मुताबिक केजरीवाल ने आदेश में लिखा कि मैं भले ही जेल में हूं, लेकिन दिल्ली की जनता को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के मुताबिक न्यायिक हिरासत से केजरीवाल ने ईडी की हिरासत से केजरीवाल ने दूसरा आदेश आज दिया, जिसमें दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था और मोहल्ला क्लिनिक से जुड़ी समस्याओं के हल पर जोर दिया गया। यह आदेश सौरभ भारद्वाज के लिए था। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसी मिट्टी के बने हैं कि वहाँ ईडी की हिरासत में भी उनको ये लगा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हिरासत में चला जाऊं और पीछे से दिल्ली के लोगों की परेशानियां बढ़ जाएं। और हम सब लोग जो उनके सिपाही हैं, हम सब लोग 24 घंटे काम करेंगे, मगर कोई दिक्कत जो है दिल्ली वालों को नहीं होने देंगे। ऐसी मुख्यमंत्री जी की इच्छा है और हमारे लिए ये भगवान की आज्ञा जैसा है। केजरीवाल 28 मार्च तक यानी 7 दिनों के लिए ईडी की इन दिनों हिरासत में है। इस दौरान ईडी उनसे शराब घोटाले के सिलसिले में पूछताछ कर रही है। अब सवाल यह है कि अगर वो राजकाज से जुड़ा कोई आदेश दे रहे हैं तो वो किसकी मार्फत बाहर आ रहा है। ईडी की कस्टडी में रहते हुए भी कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार निर्देश दे रहे हैं, तो एक आकलन करके देखें कि ये कैसे हो सकता है। तो पहले तो ये उन लोगों के जरिए हो सकता है जो अरविंद केजरीवाल से मिलने जाते हैं। तो कोर्ट के आदेश के मुताबिक रोजाना आधे घंटे के लिए उनके 2 वकील उनसे मिल सकते हैं और आधे घंटे के लिए उनकी पत्नी और निजी सचिव उनसे मिल सकते हैं। तो संभव है कि अरविंद केजरीवाल अगर कोई निर्देश दे रहे हैं तो इन लोगों के जरिए आ रहा हो। लेकिन ईडी सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि उनके मुताबिक कोई हस्ताक्षर होता हुआ भी उन्होंने नहीं देखा है। तो फिर ये बात उठती है कि फिर ये जो निर्देश हैं या जो लिखित आदेश हैं ये कैसे आ रहे हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि ये परिस्थितियां आएंगी, ये पहले से ही अरविंद केजरीवाल को नजर आ रहा था। 4-5 महीने से जब ईडी उनको समन भेज रही थी तो पूरा कैंपेन भी आम आदमी पार्टी ने चलाया था, जिसके तहत जेल से सरकार चलाने की बात थी। तो संभव है कि अरविंद केजरीवाल ने परिस्थितियों को देखते हुए, समय को, हालात को देखते हुए कुछ आदेश पहले से ही तैयार किए हों जो समय के हिसाब से हों, हालात के हिसाब से हों। जैसे कि एक आदेश उन्होंने दिया पानी की समस्या को लेकर, तो ये लगभग हर साल ही दिल्ली में जब गर्मी आती है तो पानी की समस्या जो होती है, किल्लत जो होती है, वो लाजमी होती है। तो ये एक आदेश हो सकता है उन्होंने पहले लिखा हो और उसको जब अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, तब जारी कर दिया गया। ईडी इस बारे में कोर्ट में बात रखती है या शिकायत करती है, तो फिर कोर्ट इस बारे में क्या कहती है, क्योंकि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अरविंद केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और वो अपने पद पर हैं और अभी तक कोई बात ऐसी नहीं आई है जिसके आधार पर हम ये कह दें कि वो अपने पद पर नहीं रह सकते हैं। और कोई जानकार ये भी नहीं कह रहा है कि ये जो चल रहा है कि वो जेल से निर्देश दे रहे, ईडी कस्टडी से निर्देश दे रहे हैं, ये जो है कोई इसको गैर कानूनी भी नहीं बता रहा है। तो आने वाले दिनों में कोर्ट से अगर कोर्ट में ईडी अप्रोच करती है तब संभव है कि पता चले कि इसमें जो कानूनी स्थिति जो है वो क्या है। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। कोर्ट के आदेश से रोज शाम को 1 घंटे के लिए केजरीवाल के वकील और उनकी पत्नी उनसे मिलने की उनको छूट दी गई है। ईडी के सूत्रों की माने तो केजरीवाल हमेशा कैमरों की नजर में रहते हैं। उनसे मिलने जो भी आता जाता है उस पर भी सीसीटीवी के कैमरों की नजर रहती है। ईडी के सूत्र बताते हैं कि केजरीवाल के पास ना तो कोई लेटर पैड है, ना ही कोई कंप्यूटर है और ना ही किसी तरह का पेन या पेपर है। सूत्र बताते हैं कि इस मामले की भी जांच की जा रही है कि क्या कोई कागजात हिरासत से बाहर भेजा गया है। केजरीवाल के आदेश अगर लिखित में हैं तो कैसे बगैर अदालत की परमिशन के बाहर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि अगली सुनवाई जब होगी इस मामले की तो ईडी अपना पक्ष अदालत के सामने रखेगी इस पूरे प्रकरण को लेकर।
और जैसा हमने पहले बताया कि देश के इतिहास में यह पहली बार है कि कोई मौजूदा मुख्यमंत्री जेल में हो और उसने इस्तीफा ना दिया हो। लेकिन सवाल यह है कि वो कब तक इस तरह सरकार चलाते रह पाएंगे। कानून के लिहाज से इसका प्रावधान भले ही साफ ना हो, लेकिन इसमें व्यावहारिक दिक्कतें काफी हैं। संविधान के प्रावधान के मुताबिक सिर्फ भारत के राष्ट्रपति और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों को ही तब तक दीवानी और आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से बचाव हासिल है जब तक उनका कार्यकाल खत्म नहीं हो जाता। संविधान के अनुच्छेद 361 के मुताबिक अपने आधिकारिक दायित्वों के निर्वाह से जुड़े काम के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी कोर्ट के प्रति जवाबदेह नहीं है, लेकिन यह बचाव प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हासिल नहीं है। कानून के मुताबिक सिर्फ गिरफ्तारी किसी मुख्यमंत्री को अयोग्य ठहराने के लिए काफी नहीं है। यही वो ग्रे एरिया है जिस पर अब चर्चा चल रही है। ऐसा कोई कानून नहीं है जो पुलिस या ईडी हिरासत या न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान किसी मुख्यमंत्री को उसके दायित्वों के निर्वाह से रोक सके। कानून के मुताबिक किसी मुख्यमंत्री को तभी पद से हटाया जा सकता है या अयोग्य ठहराया जा सकता है जब कोर्ट उसे किसी केस में दोषी ठहरा दे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के केस में अभी वो दोषी नहीं ठहराए गए हैं, केवल आरोपी हैं। ऐसे में दो ही स्थितियों में मुख्यमंत्री का पद जा सकता है। एक तो वो राज्य विधानसभा में बहुमत अपना खो दे या उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए। तो इन हालात में उपराज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दिल्ली में सत्ता का ढांचा खास है। यहाँ मुख्यमंत्री निर्वाचित होता है और उपराज्यपाल को केंद्र सरकार चुनती है। इन हालात में उपराज्यपाल यानी एलजी पर सबकी निगाह रहेगी। वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 239AA को निलंबित करने की मांग राष्ट्रपति से कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी में रहने के कारण उनके तहत दिल्ली की सरकार अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर सकती। उपराज्यपाल राष्ट्रपति को यह तर्क दे सकते हैं कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी के विफल हो रही है और संविधान के अनुच्छेद 239AB के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इससे दिल्ली की सरकार पूरी तरह से केंद्र के हाथ में आ जाएगी। लेकिन ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले उपराज्यपाल निश्चित ही कानून के जानकारों से पूरी राय लेंगे और तभी कोई फैसला ले पाएंगे। चुनावों का देश में मौसम है और उनके हर फैसले के राजनीतिक असर भी होंगे। केजरीवाल से पहले भी कई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सबको ही इस्तीफा देना पड़ा। याद दिला दें आपको, 1997 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव का नाम सैकड़ों करोड़ के चारा घोटाला केस की चार्जशीट में सामने आया। दबाव बढ़ने पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवा दिया था। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को 1996 में एम करुणानिधि के मुख्यमंत्री रहते भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 2014 में जब वो दोषी साबित हुई और उन्हें 4 साल जेल की सजा हुई, तब वो राज्य की मुख्यमंत्री थी और फैसला आने के साथ ही ऑटोमेटिकली मुख्यमंत्री के तौर पर अयोग्य हो गई। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनकी जगह ओ पनीरसेल्वम मुख्यमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल से पहले अभी हाल ही में 31 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के सिलसिले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन औपचारिक गिरफ्तारी से पहले ही हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया और अपनी जगह चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनवा दिया। इनके अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कौड़ा भी अलग अलग घोटालों के सिलसिले में गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन वो जब गिरफ्तार किए गए तब वो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं थे। इसीलिए उनकी बारी में ऐसा कोई सवाल सामने नहीं आया जैसा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अब सामने आ रहा है। हिरासत में रहने या जेल में रहने पर क्या प्रावधान है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तिहाड़ जेल के पूर्व लॉ ऑफिसर सुनील कुमार गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं। गुप्ता जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, केजरीवाल जेल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और वहीं से अपने मंत्रियों के लिए निर्देश दे रहे हैं। क्या यह संभव है? जेल से सरकार चलाने के आदेश दिए जा सकते हैं? देखिए, अभी तक तो वो जेल पे आए नहीं है। अभी तक तो ईडी की कस्टडी में है। तो जेल में अगर आते हैं तो जेल में अगर कोई आदेश पारित करते हैं तो कानून ये कहता है कि
बिना सुप्रिंटेंडेंट को दिखाए कोई आदेश बाहर नहीं जाएगा। तो पर क्योंकि अभी जेल में वो आए नहीं है, तो अभी ये चीज जो है अभी एप्लीकेबल नहीं होती इनके ऊपर। जी, जैसा कि आप बोल रहे हैं गुप्ता जी, ईडी कस्टडी का केस है, तो क्या कोई ऑर्डर वहां से बाहर आ सकता है? देखें, बहुत बड़ी बात यह है कि ये कोर्ट कस्टडी है, जुडिशियल कस्टडी है। तो जुडिशियल कस्टडी में अब अगर उनके रूल्स कहते हैं, जो ईडी के रूल्स हैं, ईडी का जो मैनुअल है, वो अगर कहता है कि कोई भी कागज साइन करके वो नहीं भेज सकते, तो जनरली कोर्ट्स इस चीज को अलाउ नहीं करती। कोर्ट्स कभी भी जो रूल्स होते हैं उसको वो सरपास नहीं करती। तो अगर ईडी वाले उनको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि उन्होंने ये आदेश पारित किया है ईडी कस्टडी से, और उनके रूल्स अगर अलाउ नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट्स उसको अलाउ करेगी। ये भी जानना चाहेंगे, जब हिरासत हो, चाहे न्यायिक हो चाहे जांच एजेंसी की हिरासत हो, किसी भी व्यक्ति से कौन कब और कितनी बार मिल सकता है? जेल मैनुअल के मुताबिक इसके क्या नियम कायदे हैं? हाँ, नहीं देखें, जहां तक अभी पुलिस कस्टडी में है वो तो ईडी के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से वो, जैसे इनके केस में कोर्ट ने डायरेक्शन दी हुई है, तो ये कस्टडी में मिलवा रहे हैं। कस्टडी में ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि आप अपने लीगल काउंसिल से जो है आप कंसल्ट कर सकते हैं। जहां तक जेल की बात है, जेल में जो मुलाकात का जो आम आदमी के लिए है वो है हफ्ते में 2 बार। हफ्ते में 2 बार आधे आधे घंटे के लिए आप मिल सकते हैं जो आपका विजिटर है। और आपको, आपने ये विजिटेशन राइट किसको दिया है? आपको 10 नाम उनके देने पड़ते हैं जिनको आप चाहोगे कि जब तक आप कस्टडी में हो आप इन लोगों से मिलोगे, तो आप उनके नाम दोगे, तो वो लोग जो है हमारा जो ये कंट्रोल रूम है वहां पे अपनी वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं मुलाकात की, और कंट्रोल रूम वाले उनको बताएंगे कि आप इतने बजे, इस दिन इतने बजे आप मुलाकात के लिए आ जाओ। वो मुलाकात के लिए आते हैं और उनकी मुलाकात हो जाती है आधे घंटे की, आधा घंटे का टाइम लगता है। जब आप ईडी की कस्टडी में हैं गुप्ता जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मुलाकात अकेले में संभव है, और जब ये मुलाकात होती है तो क्या इसकी कोई रिकॉर्डिंग भी की जाती है? देखिए, क्या होता है कि जो मुलाकात होती है, जो ईडी के रूल्स तो मुझे नहीं पता इतने, पर जो ये शायद मुलाकात, जो जहां तक मेरी नॉलेज है, वो मुलाकात जो है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, पर रिकॉर्डिंग इस तरीके से होती है कि उसमें कोई क्या बात कर रहा है, कोई किसको क्या दे रहा है, ये चीज तो हो रही है, पर वो आपस में क्या बात कर रहे हैं इस चीज की रिकॉर्डिंग। तो वकील है, वकील आपस में क्या, वकील क्या बात कर रहा है, क्या चीज, क्या डॉक्यूमेंट साइन करवा रहे हैं, उस चीज का हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और जैसे इनके केस में मैंने सुना है कि आधे घंटे के लिए कोर्ट ने परमिट किया हुआ है, तो ये परमिशन होने की वजह से इनको जो है मिल सकते हैं कि इनकी वाइफ वगैरह, रिलेशन वगैरह मिल सकते हैं। तो क्या कस्टडी से कागजात वगैरह साइन करके दिए जा सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में? हाँ, पर उसमें जो कागज साइन करके दे सकते हैं, पर उसमें क्या है कि जो जिनकी कस्टडी है, जैसे ईडी की कस्टडी है, तो उनका जो कस्टोडियन है, जिस भी ऑफिसर की कस्टडी में ये है, उसको मालूम होना चाहिए कि क्या कागज इन्होंने साइन करके दिया है। मतलब जैसे, हाँ, जैसे अगर किसी प्राइवेट पर्सन को दिया है तो इनको मालूम होना चाहिए क्या कागज दिया है। और अगर वकील के साथ इनकी कोई बातचीत हो रही है, वकील के साथ बातचीत कॉन्फिडेंशियल होती है, पर अगर जो चीज वो लेके जाएगा बाहर, वो उनको पता होना चाहिए कि ये चीज, ये डॉक्यूमेंट को लेके जा रहा है। बिना उनकी उसके जो है आप देख रेख के आपको डॉक्यूमेंट बाहर नहीं भेज सकते। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ईडी को पता होगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट दिया गया, उस पर क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल 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 होनी चाहिए, बिना उनकी जानकारी के, क्योंकि कस्टडी जुडिशियल कस्टडी है, और जुडिशियल कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी मतलब कि जुडिशरी ने ईडी को इनकी कस्टडी दी है। तो कस्टडी का मतलब ये होता है सेफ कस्टडी। सेफ कस्टडी मींस कि जो कुछ भी वो जो डिटेनी है
जो कुछ भी कर रहा है उसके ऊपर नजर होनी चाहिए, और पेपर कोई जा रहा है तो उसके ऊपर नजर होनी चाहिए। सुनील कुमार गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप तिहाड़ जेल में लॉ ऑफिसर रह चुके हैं और अच्छे से आपने समझाया कि क्या नियम कायदे हैं। इसी मुद्दे पर हमने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी बारी बारी से बात की। पहले प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ हैं, उनका वो चंक सुनवाते हैं, हमने कुछ देर पहले रिकॉर्ड किया है। प्रियंका जी, बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहा है कि ईडी हिरासत से मुख्यमंत्री केजरीवाल कैसे सरकार चला सकते हैं। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल इस्तीफा दें, इस पर आपका क्या कहना है? हमें बीजेपी के ट्रैप में नहीं आना है। आज देश का बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि जिस शरद चंद्र रेड्डी के बयान पर अरविंद केजरीवाल जी को कस्टडी मिली ईडी की, तो उस शरद चंद्र रेड्डी से उनकी गिरफ्तारी के 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तारी होती है। उसकी गिरफ्तारी के 5 दिन बाद ही भाजपा को कैसे 60 करोड़ रुपया दिया जाता है। 8 महीने की प्रताड़ना के बाद वो बीच में कोर्ट जाता है शरद चंद्र रेड्डी और कहता है कि उन पर दबाव डाल रहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ झूठा बयान दो। उसने बयान देने से मना कर दिया, तो 8 महीने में 60 करोड़ लेने के बाद वो बयान भी दे देते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ झूठा, और वो साथ में 60 करोड़ भी दे देते हैं। तो भाजपा से पूछा जाए कि जिस साउथ लिकर लॉबी के किंगपिन शरद चंद्र रेड्डी को बताया जा रहा था, वो उनसे 60 करोड़ क्यों लिए उनकी गिरफ्तारी के बाद? ये है देश का मुद्दा। जहां तक सरकार चलाने के सवाल है, मैं आपको आश्वस्त करती हूं कि हमने कुछ भी इल्लीगल नहीं किया, सब कुछ कानून के दायरे में है। अगर भाजपा को इसी बात का मुद्दा बनाना है तो यहाँ मीडिया में ना बनाए। हमारे ऊपर 1000 केसेस कर दिए, 1001वां और सही, पर आज इनको छोड़िए मत, इनसे जवाब मांगिए। शरद चंद्र रेड्डी पे साफ एक्सपोज हो गई है भाजपा। ये डाटा सार्वजनिक है, ये डाटा एसबीआई ने रिलीज किया है, ये डाटा इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी वेबसाइट पे डाला है, तो इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन की गुंजाइश भी नहीं बचती। ये पूछा जाना चाहिए कि 5 दिन बाद ही क्यों 60 करोड़ लिए भाजपा की ईडी ने, भाजपा ने क्यों लिए 60 करोड़ रुपए, और फिर उनकी बेल और फिर वो सरकारी गवाह कैसे बने? तो जेल में जाकर उनसे कौन निर्देश ले रहा है, और क्या ये निर्देश मौखिक हैं या कागजों पर ये आदेश जारी किए जा रहे हैं? आपको मैं बता रही हूं कि अगर इसमें भाजपा को कुछ इलीगैलिटी दिख रही है तो नथिंग प्रिवेंट्स देम फ्रॉम गोइंग टू कोर्ट, बट वो जानबूझ के मीडिया में ऐसी हवा बना रहे हैं क्योंकि उनको ध्यान भटकाना है शरद चंद्र रेड्डी से, जिनको साउथ लॉबी का किंगपिन बताते थे वो, और जिनसे उन्होंने रिश्वत ली इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर जब वो जेल में थे। तो बार बार ये पूछा जाना चाहिए उनसे, या इसमें इलीगैलिटी नहीं दिख रही आपको कि वो शरद चंद्र रेड्डी जिसको किंगपिन बता रहे थे लिकर माफिया का, उनसे कैसे रिश्वत ले ली भाजपा ने, और उसके बयान पे आधारित कैसे अरविंद केजरीवाल जी अंदर हैं। आज तक हमारे किसी नेता से एक कौड़ी रिकवर नहीं हुई। आज तक आज तक इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई है हमारे केस में। आप सोचिए इन्होंने कैसा कानून में संशोधन किया कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल जी का कहीं एफआईआर में नाम नहीं, चार्जशीट में नाम नहीं, बस उठा के जेल में डाल दिया। और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए अब से कुछ देर पहले हमने बीजेपी के प्रवक्ता, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, नलिन कोहली, उनसे भी बातचीत की है। नलिन, पहला सवाल यही पूछा हमने उनसे कि आप तो बीजेपी के नेता भी हैं, वरिष्ठ वकील भी हैं, इस दावे पर जो आम आदमी पार्टी कहती है, आपका क्या कहना है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे और निर्देश दे रहे हैं? इसमें बीजेपी को आखिरकार ऐतराज क्या है? शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी को। संविधान की शपथ लिए जनता की सेवा करने के लिए। संविधान के शपथ में स्पष्ट होता है कि जनता का ही सेवा करना है। केजरीवाल जी जेल में क्यों है? केजरीवाल जी इस वक्त गिरफ्तार हुए हैं क्योंकि उनकी सरकार के ऊपर में एक जांच चल रही है शराब घोटाला और शराब नीति को लेकर। उनके 2 वरिष्ठ वकील, उनके 2 वरिष्ठ सहयोगी जेल में है, दोनों मंत्री हैं। बेल नहीं मिल रही, साल से ऊपर हो गया है, क्योंकि कई गंभीर सवाल उठते हैं कि पुरानी नीति को क्यों हटाया, नई नीति को लाए जिसमें घूस लेने का एक आरोप है। नई नीति पे जब प्रश्न उठे कि उन्होंने प्रक्रिया से परे हटकर कुछ निजी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रक्रिया लाए थे, तो नई नीति को कूड़े के डब्बे में फेंक दिया। अब केजरीवाल जी सरकार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, जवाबदेही उनकी बनती है, उन्हीं के आदेश निर्देश पे सरकार चलती है, ऐसे ही सरकार चलती है, मुख्यमंत्री है। तो जब उनको बुलाया गया ईडी में, भाई जांच में बताइए, केजरीवाल जी ने बड़ी बड़ी बातें की थी, हम भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे,
तो फिर उसमें जांच से भागे। 8 बार उन्होंने समन का को किसी ना किसी बहाने से छोड़ दिया कि ये गैर कानूनी है, मैं अभी व्यस्त हूं, मैं अभी विपासना पे जा रहा हूं। अब गिरफ्तार हो गए। अब गिरफ्तार होने के बाद मैंने क्यों कहा शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी को। क्या संविधान में ये कहीं लिखा हुआ है कि घोटाले के ऊपर में आपसे प्रश्न पूछे जाए, आप घोटाले के बारे में सच ना बताएं और फिर जेल से सरकार को चलाने की बात करें? एक प्रकार से जेल में लोगों को रखा जाता है ताकि जनता से उन्हें बचाया जाए। ये सत्ता की भूख है। ये सत्ता की भूख से और सत्ता को छोड़ने से घबरा रहे हैं। सत्ता की लालच है। और इस बात को याद करिए, जब केजरीवाल जी पहली बार दिल्ली के चुनाव लड़े थे तो उन्होंने कहा था, मैं बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा। और चुनाव के तुरंत बाद बच्चों की कसम को भूल के सत्ता के लिए उन्होंने सरकार कांग्रेस के साथ बनाई। तो जो आदमी बच्चों की झूठी कसम खा सकता था सत्ता के लिए, वो जेल में बैठ के अपनी सरकार चलाने की बात कैसे ना करे? ये तो उनकी मानसिकता है, भाई सत्ता छोड़नी नहीं है। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं संविधान में ऐसा कभी इसकी कल्पना ही नहीं हुई थी। ये अकाल्पनिक है कि कोई व्यक्ति जिस पे गंभीर आरोप हो वो कहे कि जेल से मैं सरकार को चलाऊंगा। लेकिन नलिन जी, केजरीवाल के इस्तीफे की बीजेपी मांग कर रही है। क्या ऐसा कोई कानून है जो कहता है कि दोषी साबित होने तक केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर जेल से काम नहीं कर सकते? आप तो कानून के जानकार हैं। देखिए, कानून में बड़ा स्पष्ट है कि जब तक आप पर पूरी जांच ना हो जाए, ये माना जाता है कि आप जो है निर्दोष है। ये तो जो खून भी करता है अंत में दोषी पाया जाता है, जिसे जो खून करने के बाद जिसे फांसी चढ़ने की भी सजा होती है या उम्र कैद की भी है, उसे भी अंतिम सजा तक ये माना जाता है कि नहीं, आप निर्दोष हैं। लेकिन ईडी के मामले में थोड़ा सा फर्क है। ईडी के कानून में बर्डन ऑफ प्रूफ जिसे कहते हैं, वो आरोपी के ऊपर है कि आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं निर्दोष हूं। इसमें यह नहीं मानी जाएगी कि मैं दोषी नहीं हूं। यह बाकी कानूनों में है, लेकिन ईडी मतलब पीएमएलए या जो कानून है भ्रष्टाचार के खिलाफ, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के खिलाफ, वहां पर उनको ये बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो उल्टा ये माना जाएगा कि ये दोषी है जब तक जवाब ना दे। और अगर आप थोड़ा एक और रूप से देखें तो केजरीवाल जी तो जांच से भाग ही रहे थे। उन्होंने आज तक ना कोई सार्वजनिक रूप से ना किसी रूप से ये समझाया है कि पुरानी नीति हटाया क्यों, नई नीति में जो प्रश्न उठ रहे थे उस पर जवाब क्यों नहीं दिया। आप उनसे शराब नीति पे पूछो तो वो स्वास्थ्य पे बात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, मनीष सिसोदिया जी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे। तो कभी भी उन्होंने जवाब तो सीधा नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो उठेगा ना कि क्या दाल में कुछ काला है, क्या वो घबरा रहे हैं? तो इसीलिए केजरीवाल जी ये नहीं मान सकते कि वो अपने आप को पूर्ण रूप से निर्दोष पाए। निर्दोष अगर अपने आप को देना चाहे, प्रस्तुत करना चाहते तो उनको जवाब देना चाहिए था। उन्होंने वो तो आज तक दिया नहीं। चलिए नलिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। चुनावी मौसम है तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये नोकझोंक, ये सियासी दंगल जिसको कहते हैं, वो अभी और देखने को मिलेगा। बात चुनावों की चल पड़ी है तो चुनाव की करते हैं। आम चुनाव सर पर है, लेकिन कई राज्यों में एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। पंजाब में तो दोनों ही गठबंधन पूरी तरीके से बिखर गए हैं। पंजाब में आम चुनाव के 7वें और आखिरी दौर 1 जून को मतदान होगा और इसमें चौकोना मुकाबला होने वाला है। यह आज तय हो गया। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पहले ही पंजाब में सीट बंटवारे का समझौता नहीं होने के कारण दोनों दलों ने अकेले लड़ने का फैसला कर लिया था। अब एनडीए से बाहर हो चुकी शिरोमणि अकाली दल की बीजेपी के साथ सीट बंटवारे पर जो बातचीत चल रही थी वो भी आज टूट गई। इसके बाद बीजेपी ने पंजाब की सभी 13 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके बाद पंजाब में बीजेपी, अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब सब अकेले ही चुनावी मैदान में कूदेंगे। शिरोमणि अकाली दल के साथ बातचीत टूटने की जानकारी आज पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने दी। हालांकि पिछले शुक्रवार को अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक के बाद ही साफ हो गया था कि दोनों दलों के बीच समझौता नहीं हो पाएगा। माना जा रहा है कि दोनों दलों के बीच विचारधारा के स्तर पर कोई साम्य नहीं बन पाया। अकाली दल सिखों तक पहुंच बनाने के लिए अपने पंथिक एजेंडा पर डटी हुई है, जो बीजेपी के राष्ट्रवादी रवैये से टकराता है।
इससे पहले बीजेपी और अकाली दल के बीच 1996 में जो गठबंधन हुआ था वो अगले 2 दशक से ज्यादा चला था, लेकिन अब वो बीते दौर की बात हो चुकी है। सुखबीर बादल के अकाली दल की कमान संभालने के बाद से अकाली दल बीजेपी के सामने ऐसी शर्तें रख रहा है जिन्हें मानना बीजेपी के लिए संभव नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕੱਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਰਾਏ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। इस बीच पंजाब में कांग्रेस को आज एक और बड़ा झटका लगा। एन लोकसभा चुनाव से पहले लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। रवनीत सिंह बिट्टू वो शख्सियत हैं जो राहुल गांधी के बहुत करीबी बताए जाते रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवनीत बिट्टू ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों ही नेता पंजाब से बड़ा प्यार करते हैं और पंजाब का विकास करना चाहते हैं। रवनीत बिट्टू ने पंजाब में आतंकवाद के दौर में शांति के लिए बीजेपी और आरएसएस की कोशिशों की भी सराहना की। रवनीत बिट्टू पंजाब कांग्रेस की 27 सदस्यों की चुनाव कमेटी के सदस्य थे। बिट्टू पंजाब के एक बड़े राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। उनके दादा बेअंत सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पिता तेज प्रकाश पंजाब सरकार में मंत्री रह चुके हैं। सब तो पहला मैं साडे देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन्हां दा खास तौर ते मेरे नाल जाती बहुत ज्यादा रिश्ता पिछले 10 सालों तो साडे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, साडे क्योंकि नाल दे गवांढी सूबे तो प्रधान JP नड्डा साहब, उन्हां दा दिल दीआं गहराइयां तो मैं उन्हां दा धन्नवादी हाँ भी उन्होंने मैनू बीजेपी मौका दिता। और अब एक खबर अमेरिका से। अमेरिका में मैरीलैंड के बाल्टीमोर इलाके में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। बाल्टीमोर के एक बड़े ब्रिज से रात के वक्त नीचे से गुजर रहा पानी का एक जहाज टकरा गया। कंटेनर ले जा रहे इस जहाज के टकराते ही लोहे का बना यह विशाल पुल भरभराकर नीचे गिर पड़ा। पुल के टूटने की नाटकीय तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ पुल के ऊपर से कुछ गाड़ियां गुजर रही थी। पुल टूटने के साथ ही ये गाड़ियां नीचे पेटेप्स्को नदी में जा गिरी। कई लोग पानी में गिर गए। जानकारी के मुताबिक ऐसे 7 लोगों की अभी भी तलाश चल रही है, जबकि 2 लोगों को बचाया गया है। फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज नाम का यह पुल 3 किलोमीटर लंबा था और एक बड़े हाईवे का हिस्सा था। उस पुल के करीबी बाल्टीमोर बंदरगाह है, जो स्पेशलाइज्ड कार्गो के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह है। पुल से टकराई कार्गो शिप का नाम डाली है और उस पर सिंगापुर का झंडा है। यह कार्गो शिप बाल्टीमोर से श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह के लिए निकला था, लेकिन अब पुल के मलबे के नीचे फंस गया है। जहाज के चालक दल के सभी सदस्य भारतीय थे, जिनमें से कुछ को इस हादसे में मामूली चोटें भी लगी हैं। अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि जहाज को जानबूझकर पुल से टकराया गया, लेकिन पूरी जांच से पहले कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। बाहुबली नेता और कई मामलों में कोर्ट से सजा याफ्ता मुख्तार अंसारी की तबीयत इतनी खराब हुई कि उसे बांदा के एक अस्पताल में ICU में भर्ती कराया गया। वहां से तबीयत ठीक हुई तो मुख्तार को वापस जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन मुख्तार ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि उसको धीमा जहर दिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा जेल में इन दिनों बंद है। निर्दलीय लड़कर भी अपनी सीट जीतने वाले मुख्तार अंसारी पर क्या उसके गुनाहों का बोझ भारी पड़ने लगा जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई। ये तो
डबल इंजन की सरकार है, इसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। यहां पर तो हर व्यक्ति के सम्मान की रक्षा होगी, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। कभी मुख्तार की दबंगई पर उत्तर प्रदेश की सरकारें लट्टू रहती थी, लेकिन जब उसके गुनाहों का बही खाता खुला तो अदालत ने कई मामलों में उसे गुनहगार पाया। उस सजा याफ्ता कैदी के घर वालों का कहना है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। बहुत खराब मतलब कि बहुत खराब। इनके पेट में जो कब्जियत हो गई थी वो एनेमा लगा था, तो आज मोशन हो गया है। हालांकि पेट अभी पूरी तरह से खुला हुआ है गैस की, और अभी ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन पहचान रहे हैं, होश में हैं और अपनी बात कर रहे हैं। होली से 4 दिन पहले 21 मार्च को मुख्तार अंसारी ने एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दायर किया, जिसमें ये गंभीर आरोप लगाया कि बांदा जिला जेल में 19 मार्च की रात उसके खाने में जहरीला पदार्थ मिलाया गया, जिससे वो गंभीर रूप से बीमार हो गया। मुख्तार के हाथ पैर में तेज दर्द होने लगा, फिर ये दर्द नसों में फैलने लगा, जिससे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। मुख्तार का यह भी आरोप है कि 40 दिन पहले खाने में धीमा जहर दिया गया। और उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ लाया गया, और ये दूसरी बार हुआ। अच्छा, पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है, और अभी भी शायद 19 को या 22 को कोई डेट बताया उन्होंने, और तब से उनकी हालत खराब है। इन आरोपों के साए में मुख्तार अंसारी अपनी सेहत और हिफाजत की भीख मांग रहा है। अब ये मामला अदालत तय करेगी कि मुख्तार का क्या होगा, लेकिन आप ये जान लीजिए कि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को पिछले 18 महीने में 8 मामलों में सजा मिल चुकी है। उसके खिलाफ अलग अलग जिलों के थानों में कुल 65 मुकदमे दर्ज हैं, और पिछले 18 वर्षों से मुख्तार अंसारी जेल में बंद है। अब उसका बेटा उमर अंसारी को इस बात का मलाल है कि उसके पिता ना ईद मना पा रहे हैं और ना ही दिवाली। मुझे ताकने भी नहीं दिया गया शीशे में से कि देख लीजिए अपने पिता। तो ये तो जुल्म सब देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही, और 24 नजदीक है। बस मेरी अभी इस वक्त यही प्रार्थना है कि वो स्वस्थ हो जाए। 25-26 साल के जीवन में मैं 25 साल अपने बाप के बगैर रहा। मैं उनके जीते जी उनसे दूर रहा। हमने होली की, दिवाली की खुशियाँ नहीं देखी, हमने ईद की, बकरीद की खुशियाँ नहीं मनाई, क्योंकि मेरे बाप नहीं थे हमारे पास। और आज जब उनको इस परिस्थिति में देखता हूँ, और जब ये कार्रवाई देखता हूँ कि पुत्र अपने पिता से बुलवाया जाएगा, 900 किलोमीटर आएगा, और फिर ताकने भी नहीं देंगे शीशे से कि देख लें कि कैसे हैं वो, स्वस्थ हैं, जीवित हैं, ठीक हैं। मंगलवार सुबह मुख्तार की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया गया। मुख्तार की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। मुख्तार को खतरे के मद्देनजर मेडिकल कॉलेज के आईसीयू पर पुलिस का सख्त पहरा है। मंगलवार को उससे मिलने बांदा जेल पहुंचे उनके भाई अफजाल अंसारी ने बताया कि फिलहाल वो होश में है। मुलाकात का मौका मिला 5 मिनट। कैसी स्थिति है? होश में है। एक वक्त में कैसे मुख्तार अंसारी कानून को अपनी बंदूक की नोक पर टांग कर रखता था, उसकी ये कारस्तानी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि मुख्तार पर लगे आरोपों को कैसे अदालतों ने सही पाया और ठहराया था। 13 मार्च 2024 को मुख्तार अंसारी को फर्जी लाइसेंस केस में आईपीसी की धारा 428, 467, 468 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी पाया गया। इसमें उसे उम्र कैद की सजा के अलावा 2,02,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 15 दिसंबर 2023 को रंगूटा परिवार को बम से उड़ाने की धमकी मामले में 5 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना लगा। हालांकि एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा पर रोक लगा रखी है। 5 जून 2023 को
चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा हुई। 29 अप्रैल 2023 को गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर MP MLA कोर्ट ने 10 साल के सक्षम कारावास और 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा दी। 25 फरवरी 2023 को आर्म्स एक्ट और 5 टाडा एक्ट के तहत नई दिल्ली में दर्ज केस में साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 10 साल सक्षम कारावास और 5,55,000 रुपए का जुर्माना लगाया। 21 सितंबर 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी को काम से रोकने और धमकाने के मामले में 2 साल की कैद एवं 10,000 रुपए जुर्माना लगाया। 23 सितंबर 2022 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 साल की कैद और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। गुनाहों की फाइल खुली तो माफिया मुख्तार की मुश्किलें बढ़ने लगी। अब परिवार को लगता है कि उसके साथ मानवीय व्यवहार नहीं हो रहा है। जुर्म के गलियारे में रहते हुए राजनीतिक दल मुख्तार अंसारी और उसके परिवार से हाथ मिलाते रहे हैं। सपा बसपा में उनका आना जाना भी रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये राजनीतिक आवरण मुख्तार के गुनाहों को छुपा पाएगा? बांदा से तनिष्क पंजाबी की रिपोर्ट NDTV इंडिया के लिए। तो आज मेरे साथ खबरों की खबर में फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।